यस क्लास, वेलकम टू सिंपली कॉमर्स वंस अगेन। हम लोग कर रहे थे फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट स्टार्टिंग से करना है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वीडियो, फटाफट जाएंगे, प्रेस करेंगे बटन और फटाफट वहाँ पहुँच के दोबारा से स्टार्ट करेंगे। यस, और हम लोग जिन लोगों ने वीडियो देख ली उनके लिए आगे करते हैं कंटिन्यू। तो फाइनेंशियल मार्केट हमने किया, फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स किए। फाइनेंशियल मार्केट के दो टाइप्स थे, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। देन हमने मनी मार्केट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, उसके फीचर्स भी किए। अब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़ने वाले हैं। तो मनी मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं? नंबर फर्स्ट, ट्रेजरी बिल। नंबर टू, कमर्शियल बिल। नंबर थ्री, कॉल मनी। नंबर फोर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। एंड नंबर फाइव, कमर्शियल पेपर। तो ये 5 के 5 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम मनी मार्केट में पढ़ने वाले हैं, और हमें पता है कि ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम हर एक इंस्ट्रूमेंट को अच्छा डीपली पढ़ेंगे और हर एक वीडियो में एक एक इंस्ट्रूमेंट करेंगे। तो आज हम कौन सा करेंगे? दैट इज़ ट्रेजरी बिल। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस क्लास, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं ट्रेजरी बिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ट्रेजरी नाम से कुछ पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से लिंक्ड है। याद है जब हमने क्लास 11th में चैप्टर नंबर 3 पब्लिक एंटरप्राइजेस किया था, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, वहाँ पर हम ट्रेजरी वर्ड का बड़ा यूज़ करते थे। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हम बोलते थे कि जितना भी रेवेन्यू आता है वो ट्रेजरी में जाता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है, और जितना भी एक्सपेंसेस होते हैं वो भी गवर्नमेंट ट्रेजरी से निकाले जाते हैं ना। ट्रेजरी वर्ड हमने बड़ा यूज़ किया। तो बिल्कुल सही समझा आपने, ट्रेजरी वर्ड कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से ही रिलेटेड है। अब ट्रेजरी बिल होता क्या है? कई बार बेटा हमें पता है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी? मोदी जी वाली। स्टेट गवर्नमेंट कौन सी? अगर हम अपने स्टेट की बात करें तो डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो अपने स्टेट के आप सीएम का नाम ले सकते हैं। तो यस, यहाँ पर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, मोदी जी वाली गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो अब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? पब्लिक के पास जाएगी और पब्लिक से पैसे की डिमांड करेगी। कैसे? वो कुछ अपनी सिक्योरिटीज़ इशू करेगी और जिसमें लोग इंटरेस्टेड होंगे वो इन्वेस्ट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा पहुंच जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को जिस चीज़ के लिए पैसा चाहिए वो वहाँ पर यूज़ कर लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक को कैसे इनवाइट करती है कि आइए और आप हमारी सिक्योरिटीज़ में इशू कीजिए, तो इन्वेस्ट कीजिए। तो वो क्या करती है? आरबीआई को बीच में ले आती है। तो आरबीआई को बोलती है कि आप हमारे बिहाफ पे, क्योंकि पैसे तो हमें चाहिए, आप हमारे बिहाफ पे सिक्योरिटीज़ इशू कीजिए पब्लिक को, और वो सिक्योरिटीज़ का क्या नाम होता है? ट्रेजरी बिल। तो वो कहती है कि आप ट्रेजरी बिल इशू कीजिए, हमारे बिहाफ पे इशू कीजिए। आरबीआई इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है। तो वो पब्लिक को इनवाइट करता है कि आप आइए और ट्रेजरी बिल खरीदिए। ट्रेजरी बिल खरीदिए, और फिर जब लोग उनको पैसा देते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पैसे से अपनी नीड को पूरा करती है। लेकिन जैसे हम पढ़ चुके हैं कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हमेशा 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर के लिए होते हैं, तो ट्रेजरी बिल भी एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट पब्लिक से जो पैसा मांग रही है वो 1 साल या 1 साल से कम के लिए ही पैसा लिया जाता है, उसके बाद उनको पैसा वापसी कर दिया जाता है। तो ये एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। तो सबसे पहले हमने ये किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको आरबीआई इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा हमने कहा ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि ये 1 साल या 1 साल से कम के लिए पैसा मांगा जाता है पब्लिक से। अब तीसरी चीज़ ध्यान से रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो ये ट्रेजरी बिल है, ये एक्चुअली इसकी स्टार्टिंग जो रुपीज़ होते हैं, जो जो इसका स्टार्टिंग लिमिट है, या हम ये कहें कि स्टार्टिंग का जो क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग के जो बिल के जो प्राइस है, हाँ ये सही है, स्टार्टिंग के जो प्राइस हैं ये एक्चुअली स्टार्ट ही 25,000 रुपीज़ से होता है। मतलब एक ट्रेजरी बिल 25,000 रुपीज़, फिर उसके बाद उसके मल्टीपल लाइक 1000 मल्टीपल होते रहते हैं उसके। तो उतने बड़े अमाउंट से तो ये ट्रेजरी बिल इशू होते हैं।
तो नेचुरली बात है, हम लोग भी इन्वेस्टर बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक लार्ज अमाउंट को इन्वेस्ट करना पड़ता है तो बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन रहेंगे? LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो गया, UTI हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स हो गए, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो इस ट्रेजरी बिल को खरीदते हैं। अब क्या ये ट्रेजरी बिल रिस्की है? नेचुरली नहीं है। एक सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट इशू कर रही है और गवर्नमेंट कभी भी किसी के पैसे को नहीं, किसी को भी चीट नहीं करती है, ये हम सबको पता है। अगर गवर्नमेंट के पास हमारा पैसा है तो नेचुरली वो हमें मिलेगा ही वापसी, ज़रूर मिलेगा हमें वापसी। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रिलायबल या सबसे कम रिस्क की क्या है? ट्रेजरी बिल है। यहाँ पर आप बिना सोचे समझे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैसा डूबने से रहा, मतलब पैसा नहीं डूबेगा आपका। अब यहाँ पर हमने कहा कि हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन मेनली कहाँ पे? बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। अब इसके सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एक्चुअली किस पे इशू, ये एक्चुअली इसको हम एक और वर्ड का नाम भी देते हैं ट्रेजरी बिल को, इसको हम बोलते हैं ज़ीरो कूपन बॉन्ड। तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड क्यों कहते हैं हम इसको? तो पहले तो सोचते हैं, समझते हैं ज़ीरो कूपन बॉन्ड होते क्या हैं ज़ीरो कूपन बॉन्ड। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज़ मैंने एक बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया, तो बैंक मुझे क्या करेगा? मुझे हमेशा क्या देगा? इंटरेस्ट देगा, हर साल पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? तो ये मुझे इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन ज़ीरो कूपन बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा हर साल, बल्कि फिर फ़ायदा क्या है? हम क्यों इन्वेस्ट करें वहाँ पर? जब हमें इंटरेस्ट नहीं मिल रहा तो हम क्यों इन्वेस्ट करेंगे? लेकिन वो हमें फ़ायदा तो देंगे। कैसे फ़ायदा देते हैं? वो जितना भी एक बॉन्ड की फेस वैल्यू होती है, सपोज़ एक 100 रुपये का एक फेस वैल्यू का, एक 100 रुपये का एक बॉन्ड है सपोज़, तो वो आपसे जब आपको इशू करेंगे बॉन्ड तो आपसे 100 रुपये नहीं लेंगे, वो आपसे कितना लेंगे? आपसे 80 रुपीज़ ले लेंगे। तो 80 रुपीज़ आपसे लिए, लेकिन जब वो 1 साल के बाद आपको पैसे वापसी करेंगे तो वो आपको 100 रुपीज़ वापसी करेंगे। मतलब आपको जो इशू किए जाएंगे बॉन्ड्स वो फेस वैल्यू मतलब जितने का एक बॉन्ड है तो उससे कम पे इशू किए जाएंगे। लेकिन जब आपको पैसे वापसी दिए जाएंगे, जब आपसे लिए पैसे और आपको बॉन्ड दिया तो आपसे 80 रुपीज़ लिए, लेकिन जब 1 साल के बाद आपको पैसे वापसी दिए जाएंगे और बॉन्ड वापसी लिया जाएगा, आपसे बॉन्ड कैंसिल किया जाएगा तो आपको 100 रुपीज़ दिए जाएंगे। इसका मतलब जो ये जो 20 रुपीज़ जो आपने कमाए, यही तो इंटरेस्ट है, क्योंकि आपको फ़ायदा हो गया। दिए आपने 80 रुपये और आपको मिले कितने? 100 रुपीज़। तो ये 20 रुपीज़ क्या हो गया? आपका इंटरेस्ट हो गया। और उस 20 रुपीज़ को हम इंटरेस्ट नहीं बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं डिस्काउंट, कि डिस्काउंट पे इशू किए गए। एक्चुअली 100 रुपये की चीज़ हमें 80 रुपये में दी गई और बाद में हमें 100 रुपीज़ दे दिया गया, और बीच की जो इनकम थी, वो बीच का जो पैसे थे वो हमारी क्या हो गई? इनकम हो गई। तो ऐसे सभी इंस्ट्रूमेंट्स जो कि फेस वैल्यू से कम पे इशू किए जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं ज़ीरो कूपन बॉन्ड। और यहाँ पर एक इन्वेस्टर की जो इनकम होती है वो इंटरेस्ट नहीं होती, बल्कि हम उसको डिस्काउंट बोलते हैं, क्योंकि वही डिस्काउंट ही तो उसकी इनकम हो गई। क्लियर? तो ये थे हमारे ट्रेजरी बिल, जिसको हम ज़ीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। चलिए फटाफट इसके फीचर्स पढ़ते हैं, कुछ रह तो नहीं गया। तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट हैं, छोटे टाइम के लिए इशू किए जाते हैं। एक तो छोटा वर्ड बड़ा अजीब लगता है, थोड़े टाइम के लिए इशू किए जाते हैं और जो कि लेस देन 1 ईयर होते हैं, राइट? 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। देन दीज आर इशूड बाय द RBI। कौन इशू कर रहा है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस लिए इशू कर रहा है? किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इशू कर रहा है, ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे RBI इशू कर रहा है। देन नेक्स्ट, इसकी मैच्योरिटी पीरियड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैच्योरिटी पीरियड इसका 14 डेज से लेकर 364 डेज या 1 ईयर भी मैं कह सकती हूँ। तो 14 डेज से लेकर 364 डेज तक इसको इशू किया जा सकता है। और क्या होती है, अगर हम देखें, अगर हम एग्जैक्टली देखते हैं तो 14 डेज़ के लिए इशू किए जा सकते हैं, 91 डेज़ के लिए इशू किए जा सकते हैं, 182 डेज़ के लिए भी इशू किए जा सकते हैं और 364 डेज़ के लिए भी इशू किए जा सकते हैं। मतलब ये इनकी ड्यूरेशन होती है इशू करने के। तो या फिर एक सिंपली लाइन में अगर मुझे बोलना है तो 14 डेज़ से लेकर 364 डेज़ या 1 साल तक की इनकी क्या होती है? ड्यूरेशन होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट, हाईली लिक्विड नेचर।
बहुत ही लिक्विड नेचर के हैं। क्यों? क्योंकि सपोज़ आपने ख़रीद लिया आपने ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कर दिया, अब 1 साल से पहले आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो हमेशा ध्यान रखिए आरबीआई किसी भी टाइम, क्योंकि आरबीआई इशू कर रहा है ना, तो आरबीआई किसी भी टाइम आपके ट्रेजरी बिल लेने को तैयार रहता है। आप दे दीजिए ट्रेजरी बिल, आपको कैश मिल जाएगा। तो इसका मतलब हाईली लिक्विड नेचर। लिक्विड तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। लिक्विडिटी क्या होती है? जितना कैश आपके पास रहता है, इसका मतलब उतनी लिक्विडिटी पोजीशन आपकी अच्छी है, मतलब आप उसको कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ट्रेजरी बिल को आप कभी भी कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं, क्योंकि आरबीआई इसको खरीदने के लिए हमेशा आपसे तैयार रहता है। तो ये तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। नेक्स्ट इज बोर्ड बाय लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसको जो खरीदा जाता है बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खरीदते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इसमें इन्वेस्टमेंट तो एक्चुअली 25,000 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत लार्ज आए इंस्टीट्यूशन LIC, UTI हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, डिफरेंट बैंक्स हो गए, तो ये सारे क्या कर रहे हैं? इनको खरीदते हैं, राइट। नेक्स्ट हम करेंगे दैट इज़ इशूड एट लेस देन फेस वैल्यू। ये तो मैंने आपको अभी अच्छी तरह समझाया कि जितनी फेस वैल्यू जितने का वो एक ट्रेजरी बिल होगा उससे कम पे इशू किया जाएगा, और जो बाद में आपको अमाउंट मिलेगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जो आपको पैसा मिलेगा वो क्या होगा? उससे ज़्यादा होगा, फेस वैल्यू होगी। 100 रुपये की चीज़ 80 पे इशू की जाएगी और मिलेगा आपको 100 रुपये। तो जो 20 रुपये का डिस्काउंट होगा वही क्या होगी? आपकी इनकम होगी। नेक्स्ट देखते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹25,000। ये भी याद रखना है, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। मैच्योरिटी पीरियड इसको याद रखना पड़ेगा, और दूसरा मिनिमम अमाउंट इसका क्या रहता है? ₹25,000। देन ऑल्सो नोन एज ज़ीरो कूपन बॉन्ड। अभी मैंने आपको समझाया ज़ीरो कूपन बॉन्ड क्यों है, क्योंकि इसको फेस वैल्यू से कम पर इशू किया जाता है। नेक्स्ट इज़ नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट। रहेगा ही नहीं, आपको कोई रिस्क ही नहीं है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं ट्रेजरी बिल में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इशू कर रही है, और गवर्नमेंट कभी भी किसी का पैसा नहीं रखती, मतलब वो आपको आपके पैसे 100% वापसी मिलने वाले हैं। दैट इज़ वाई हम यहाँ पे लिखते हैं नेग्लिजिबल। रिस्क तो है ही नहीं आपको डिफ़ॉल्ट का कि आपका पैसा डूब जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रेजरी बिल, राइट। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है फीचर्स ट्रेजरी बिल के? सिर्फ आप इसको लिख लीजिए। आप ऐसा कर रहे हैं क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ, जो मैंने लिखवाया है, बस आप इसको एज अ सेम ऐसे ही पॉइंट में लिख लीजिए। जब एग्ज़ाम होगा तो इसको सब रीड करके जाना है और लिख देना है, राइट। तो बस इससे ज़्यादा ट्रेजरी बिल में कुछ भी नहीं, ना कहीं पे भी इसके क्वेश्चन आने वाले हैं, राइट। 1 मार्क से ज़्यादा इससे अलावा कुछ नहीं आने वाला, राइट। और अगर मान लो ट्रेजरी बिल के बारे में और भी क्वेश्चन पुट करते हैं तो फिर वो केस स्टडी भी बनाते हैं, तो इनसे ज़्यादा वो कुछ नहीं लेने वाले, वो यहीं से ही कंसेप्ट को पकड़ेंगे, राइट। तो चलिए आप ये सब चीज़ें अच्छी तरह से रीड करिएगा, नोट कीजिएगा। तो नेक्स्ट में हम मिलते हैं, और नेक्स्ट में हम एक और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल मनी, राइट। अभी के लिए सिर्फ इतना सा ही काम है, छोटा सा काम करिए इसको और बिल्कुल अपडेट रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।